तो स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रायम्फियर में। और ये नई सीरीज चालू की है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कॉस्मोस की, यूनिवर्स की, जिसकी शुरुआत हमने की थी वाई स्पेस इज ब्लैक से। उसके बाद हम आए कि 1 सेकंड ऑफ बिग बैंग, उसके बाद 1 आवर ऑफ बिग बैंग, बीच में ट्रिप मारा हमने फ्लैट अर्थ, जिसका टॉन्ट बहुत मारा जा रहा था, उसको मैंने एक्सप्लेन करके अब वापस हम जा चुके हैं, आ चुके हैं हम सब की, दुनिया की, ब्रह्मांड की, हमारी जिंदगियों की, हमारी इंसानी जिंदगियों की, हर टाइप की जिंदगी की, बिना जिंदगी की, पत्थरों की, सबकी माओ के ऊपर। नेबुला के कोख में जन्म पाते हैं सितारे, उसके कोख में जन्म पाते हैं हैवी एलिमेंट्स, जिससे मिलके हम बन जाते हैं। नेबुला आखिर होता क्या है आप ये समझिए, जो हमें बहुत बड़े 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 क्लाउड्स दिख रहे होते हैं, हमको लगता है कितना डेंस क्लाउड होगा, उससे ज्यादा वैक्यूम। नेबुला इतना हद का वैक्यूम है जो आप कभी अर्थ पे बना भी नहीं पाओगे। इस कदर का वैक्यूम जो हमें डेंस क्लाउड दिखता है, आखिर वो होता क्या है, बनता कैसे, कैसे जन्म आता है, कैसे किसने पहली बार ढूंढा था, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। और हम बात करने वाले हैं एक और चीज की यार, जिस चीज में एक इंसान है जिसने शो लिखा है अपना, फिल्मी माँ, हम सबके माओ के ऊपर अगर बात हो रही है, जिसका इंडिया टूर अनाउंस हो चुका है, जहां मैं जा रहा हूं नोएडा, दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, बम्बई, इन सब पूरे के पूरे मैं थोड़ा सा इंडिया टूर मार रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, प्लीज टिकट बुक कर लीजिएगा। कुछ सर्टेन ही मेरे पास लिमिटेड अर्ली बर्ड्स हैं और लिमिटेड मीट एंड ग्रीट है, तो मिलने आइएगा, हम सबसे जल्दी मिलते हैं। व्योम मेरे भाई, इनका नाम व्योम है, डॉक्टर साहब से फेमस हो गया बस ये। डॉक्टर साहब, नेबुला के ऊपर वीडियो बात चालू करते हैं, तो डॉक्टर साहब यार म्यूजिक। वेलकम बैक टू सूफी ट्रैम्प हियर वंस अगेन। यार बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जब हम कॉस्मोस के बारे में बात कर रहे हैं, हम सितारों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज हम एक ऐसी चीज पर पहुंचे हैं कि हम एक्चुअली बात कर रहे हैं गैसेस की, गैस क्लाउड्स की। और एक्चुअली इसी कदर से जो एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स थे, जो कि ग्रीक एस्ट्रोनॉमर्स जिन्हें कहा जाता है, अभी क्या हो गया है कि अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी ऑडिसी वाली, तो उसमें हिस्ट्री का एक पीरियड है जिसे हम डार्क एजेस कहते हैं। तो इसेंशियल हिस्ट्री, साइंस की हिस्ट्री या फिर लिटरेचर की हिस्ट्री गायब है। तो मॉडर्न डे एस्ट्रोनॉमी में ग्रीक एस्ट्रोनॉमर्स को पायनियर्स माना जाता है। ठीक है, उन्होंने ऊपर देखा, आसमान की तरफ देखा और कुछ कुछ चीजें बताई, और उनके ऑब्जर्वेशंस काफी अच्छे थे। तो ग्रीक्स का भी यही मानना था कि ग्रीक्स जब आसमान की तरफ देखते थे तो देखते थे कि यार ये जो वेल डिफाइंड डॉटेड ऑब्जेक्ट्स है ना, ये सितारे हैं दोस्त, और बाकी कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है थोड़ा सा गैस जैसा, वो गैस है, छोड़ो, उनके बारे में ज्यादा हम सोचते नहीं है, उनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते। मगर आगे चलकर किस तरह यही गैस के क्लाउड्स कितना इसेंशियल बन गया हमारे यूनिवर्स को समझने में, उसी की कहानी मैं आपको जल्द ही जल्द बताता हूँ। तो जैसे कि ग्रीक्स ने जैसे जैसे ये चीजें हमने डिफाइन करना शुरू की, तो अराउंड 934 सीई में एक इस्लामिक एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था अबद अल रहमान अल सूफी। ब्रदर अल्हम्दुलिल्लाह, brother, you observing universe, brother what you see, brother Allah, astaghfirullah, brother, universe, yeah brother, universe, yes. Observe things. yes sir. So अबद अल रहमान अल सूफी ने क्या किया कि उन्होंने बेसिकली ये करने का प्रयास कर रहे थे वो, कि जो ग्रीक फाइंडिंग्स ऑलरेडी जो छप चुकी थी उन्हें एक कदर से कॉपी करके, वेरीफाई करके अरबिक में ट्रांसलेट कर रहे थे। मगर इतने भी लेजी नहीं थे वो, ब्लाइंडली कॉपी नहीं कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वापस से खुद भी ऑब्जर्व करना शुरू किया कि भाई अगर ग्रीक्स कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई चीज है, मैं भी देख लेता हूँ कि वहाँ क्या है। उन्होंने नोटिस किया कि यार एक बहुत ही बड़ा ऐसे स्पाइरल सा क्लाउड दिख रहा है, बढ़िया सा, जिनको ग्रीक्स ने नाम दिया है एंड्रोमेडा, है ना। तो यार ये जो है ना, ये एंड्रोमेडा भी एक्चुअली एक गैस क्लाउड ही है। और ये जो नेबुला नाम है ना, ये नाम भी ग्रीक लोगों ने ही दिया है, क्योंकि नेबुला का मतलब ही ये रहता है कि एक गुब्बारा, एक गैस का क्लाउड, है ना। तो आप समझ रहे हैं, आप अभी देखो, हम जो लोग हमारा फोकस नहीं भटकता है, वहां पर भी बस वो पंचर ही बनाना चाह रहे थे, बस वो बड़ा टायर देख रहे थे। ऐसी बातें हो जाती है कभी कभी, मौजा बहुत आता है। बात क्या ना, मतलब काम क्यों था उनके पास, इतना इतना कैसे यूनिवर्स ऑब्जर्व कर रहे थे। तेल भी अब तक ब्रदर, अब तक वी डिडंट डेवलप बॉम्बिंग टेक्नोलॉजी। यस हाँ, ठीक है। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अब्दुल रहमान सूफी से। क्या है कि देखिए, ये चीजें हम अभी अपनी नेकेड आई से देख रहे थे, मतलब हमारी अपनी आंखों से देख रहे थे। हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था
जिससे हम इन चीजों को इन डिटेल जान सकें। ऐसा नहीं है कि हमने कोई चीजें ऑब्जर्व नहीं की थी, जैसे कि कई सारे नेबुला हम आइडेंटिफाई कर चुके थे, मगर नेकेड आई आपको क्या ही बताएगी। फिर पूरा गेम पलटता है 1610 में। जब टेलीस्कोप्स आ गए थे तो हम इन डिटेल इन चीजों को पढ़ पा रहे थे। हमने ओरायन नाम का जो नेबुला है, जो कि काफी फेमस है, इंटरनेट पे बहुत सारी इसकी फोटोज आती हैं, उसे ग्रेट डिटेल में हमने स्टडी किया और पहचाना कि इसके अंदर क्या है, ये वाकई गैस है कि क्या है, इसका रंग किस तरह का है, वगैरह वगैरह वगैरह। मगर टेलीस्कोप्स के आने के बाद एक्चुअली एक नया फैड सा शुरू हो गया, एक नया फैशन सा शुरू हो गया था। अभी क्या हो गया कि अब आप देख पा रहे हो दूर चीजें जो छोटी है, जो आपको नेकेड आई से दिखेंगी नहीं। तो एक फैड ये हो गया था कि यार कई सारे लोग ना कुछ देख रहे थे कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके आजू बाजू गैस है और एक टेल है। ओके, इसको हम नाम देंगे बबुआ कॉमेट। कॉमेट, ठीक है। और ये कॉमेट क्योंकि हमने देखा है, ये हमारा कॉमेट है भैया। मतलब मुझे लगता है कि इंसान की फितरत है, इंसानी जिंदगी की एक चाहत ही होती है कि वो के बाद भी जिंदा रहना चाहता है, लेगेसी छोड़ के जाना चाहता है। शायद मैं कभी कभी, अभी थोड़ा उससे हम भटक रहे हैं, लेकिन आजकल जो हम हम सब ने मिल के जो साइंटिस्टों के ऊपर उनकी वेब सीरीज बना रहे हैं, छोटी छोटी रील्स बना रहे हैं, मैं और ये मिलके हम बात करते हैं यार। तो इंडीड लेगेसी की बात तो थी, तो इसी बीच एक और बंदा है, उसने कहा भैया हम भी अपनी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, बिल्कुल, हम भी कुछ देखेंगे, आसमान में कछु दिख जाए, हम भी अपना नाम छोड़ दें उस पे। उनका नाम था चार्ल्स मेसियर। मेसियर ने क्या किया, मेसियर पागलों की तरह ये चाह रहे थे कि यार एक कोई कॉमेट दिख जाए, है ना, कोई नया एक ऑब्जेक्ट दिख जाए जिसको मैं भी अपना नाम दे दूं। लेकिन उन्होंने क्या किया, फिर जब ऑब्जर्व करना शुरू किया, उन्हें दिखती है थोड़ी सी गैस, मिल गया कॉमेट 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 कॉमेट। अबे ये तो गैस है बे, चलो उधर देखते हैं। मिल गया मिल गया मिल गया, अरे यार ये भी गैस है। परेशान हो गया था मेसी। आई गेस ये जो इश्क के मारे लोग होते हैं वैसे ही कर रहे होंगे कि यार यार ये भी गई, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, कल कोई दूजा। तो मेसियर जब परेशान हो गए, उन्होंने कहा यार चलो मैं एक काम तो मैं कर सकता हूँ दोस्त लोग, है ना, ये जहां जहां गैस मुझे दिख रही है, मैं इसको कम से कम कैटलॉग कर सकता हूँ, मैं इसको नंबर करके, ताकि मेरे जैसे आने वाले लोगों को भी ये कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो उन्होंने न जाने कितने ऐसे गैस क्लाउड्स को आइडेंटिफाई किया और उन्हें M1 M2 इस कदर से नंबरिंग दे दी। इनमें से उन्होंने जब एंड्रोमेडा को ऑब्जर्व किया, एंड्रोमेडा को नंबर दिया था M31। और ये मेसियर कैटलॉग इतना डिटेल्ड था कि आज भी उसे रेफर किया जाता है। काफी रिसेंटली तक उसे रेफर किया जाता था, ये देखने के लिए कि हम एक्चुअली क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं और क्या ये उनके कैटलॉग से मेल खाता है या नहीं खाता है। नोटिस करने वाली बात व्योम की, डॉक्टर साहब की, ये है कि उन्होंने बताया कि एंड्रोमेडा को भी पहले गैस क्लाउड के रूप में नंबरिंग की गई थी। yes. आज तो हमें पता है वो गैलेक्सी है, लेकिन वो उस समय जो है वो उसमें नंबरिंग उस तरह से की गई थी कि गैस का कुछ क्लाउड सा दिख रहा है। ठीक, उस समय हमारे पास थे नहीं अल्ट्रा 23 फोन ना, कि ऐसे जूम मार के हम लोग देख ले कि चांद पे धब्बे दिख जाते हैं। हाँ। और वही वाइट गुब्बारा रखो इधर, उसपे भी धब्बे दिख जाने हैं। तो चीटिंग भी होती है। हाँ। मगर पहले के जमाने में चीटिंग थोड़ी कम होती थी। मगर अगर आप देख रहे हैं, अगर आप ध्यान दे रहे हैं, तो अभी तक हम इन्हें गैस क्लाउड की तरह ही देख रहे थे। हमें ये नहीं समझ आ रहा था कि भाई ये गैस क्लाउड है क्या और क्यों है। मगर ये सब चेंज होता है जब एक विलियम हर्शेल नाम के लेट 1700s में एक साइंटिस्ट आते हैं और उन्होंने जब ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि यार इन्हीं क्लाउड्स में जो कुछ मतलब मेसियर पहले ही इंसान नहीं थे जिन्होंने कुछ ऐसे नेबुला आइडेंटिफाई किए थे, पहले भी कुछ और लोग रहे होंगे। उन्होंने देखा कि यार कुछ ये जो कैटलॉग नेबुला हमें दिख रहे हैं, जो गैस क्लाउड्स हमें दिख रहे हैं, कुछ रिजॉल्व होकर एक स्टार बन चुके हैं और कुछ नहीं बन पा रहे हैं। अच्छा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। आप ये देखिए, रिलेशन दिख रहा है, कुछ तो रिलेशन दिख रहा है। तो उनका ये कहना था कि शायद ये जो नेबुला है ये ओवर टाइम एक स्टार बन जाता है, शायद, क्योंकि कुछ नेबुला रिजॉल्व होकर स्टार बन गए थे। तो क्या ये एक कॉस्मिक डस्ट जो है ये इनिशियली स्टार के बर्थ की इंफॉर्मेशन छुपा के रख रहा है हमसे। मगर अफसोस बात यह है कि अभी तक उतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई नहीं है। हम बस बहुत ही एजुकेटेड, बहुत कैलकुलेटेड गेस ले सकते थे और यही एक बहुत एजुकेटेड कैलकुलेटेड गेस उनका था। लेकिन धीरे धीरे आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिर आती है एस्ट्रोफोटोग्राफी, जिससे हम और डिटेल में समझ पा रहे थे कि ये जो लाइट एमिट हो रही है वो कितनी गर्म है, इनमें क्या क्या चीजें एग्जिस्ट कर सकती है, किन एलिमेंट्स से बने होंगे ये गैस के क्लाउड्स। गेम भाई लोग तब बदलता है
जब 1923 में आते हैं एक लेजेंडरी इंसान जिनका नाम था एडविन हबल। एडविन हबल अपने एक बहुत बड़े टेलीस्कोप के साथ एक माउंट विल्सन नाम का एक पहाड़ था, उससे एंड्रोमेडा को ऑब्जर्व कर रहे थे और उन्होंने ये देखा कि इसी गैस क्लाउड या इसी नेबुला के अंदर मैं देख रहा हूं कि कुछ कुछ तारे हैं जो टिमटिमा रहे हैं और ये केवल एक तारा नहीं है, ये बहुत सारे तारे हैं। हम अब तक इतना समझ गए थे कि हम एक गैलेक्सी का हिस्सा है और वो गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। और हमने इतना भी समझ लिया था कि ये मिल्की वे सेंटर में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है और जैसे जैसे फैलती जा रही है डेंसिटी कम हो रही है। और यही सेम ऑब्जर्वेशंस एडविन हबल के भी थे। उन्होंने कहा कि अब तक अगर हम कह रहे हैं कि ये क्लाउड्स इवेंचुअली स्टार्स बनते हैं तो इस इतने बड़े क्लाउड में कई सारे सितारे, तो एक्चुअली ये गैस का क्लाउड नहीं है, ये अपने आप में एक गैलेक्सी। और फिर हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग नेबुला को समझते समझते हम किस तरह क्या क्या और चीजें समझ रहे थे। हमने स्टार कॉस्मिक साइकिल की बात करते हैं, हमने वो समझा, हमने ये समझा कि एक ही नहीं कई सारी गैलेक्सीज हैं। और इवेंचुअली जब हबल टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप आए तो हम और बेहतर समझने लगे नेबुला को। तो आज की डेट में हम नेबुला को क्या कंसिडर करते हैं सुफियान आलम? तो यहाँ पर एक चीज़ ये समझने वाली बात है, जो हमने अपनी वो सीरीज काइंड ऑफ जो वीडियोस बनाई उसमें आपने समझा होगा कि फर्स्ट सेकंड ऑफ बिग बैंग के बाद क्या हुआ था, फर्स्ट स्टार में क्या हुआ था। तो मैं आपको बताया था कि हो ये रहा था कि हिग्स फील्ड फैल चुकी थी। यूनिवर्स ने अपने पहले सेकंड में रूल सेट कर लिया था कि मास और एनर्जी में कैसा रिलेशन रहेगा, कौन कौन से फिजिक्स के रूल्स अप्लाई होंगे, चलेंगे। जैसे कि हमारे पास हर चीज जो भी सेट है वो फर्स्ट सेकंड ऑफ यूनिवर्स में सेट हो गया था कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। खैर कंजर्व जो रहता है एंगुलर मोमेंटम, उसका रीजन ये है कि यूनिवर्स के स्केल पर स्पेशल हमको स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू, रोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू में हमें सिमेट्री दिखती है। हर चीज की कंजर्वेशन सिमेट्री से आती है, सेम टाइम कंजर्वेशन से हमें एनर्जी मिल जाती है एनीवेज। तो सारी चीजें सेट हो गई थी, तो हमारे पास एक ऐसा दुनिया पैदा हो गई थी जहां पर बहुत सारे, उस दोनों वीडियो का कंक्लूजन में ये था कि हमारे पास अच्छे खासे एटम्स आ चुके थे, हाइड्रोजन आ चुका था, काइंड ऑफ हीलियम आ चुका था। वहां पर क्या नाम है, वो सारी आप वीडियो देख सकते हैं कि यूनिवर्स ने सेट कर दिया था, हिग्स फील्ड सेट कर दी थी, तो सब कुछ फैल चुका था, बहुत सारे छोटे छोटे लाइट एलिमेंट बन चुके थे, लिथियम बन चुका था। तो ये सब चीजें हो चुकी थी। तो बेसिकली आप नेबुला वर्ड का मतलब ही क्या है कि यार बहुत, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोला कि नेबुला बेसिकली वैक्यूम होता है। ये बोलने का रीजन मैं बताता हूँ क्या है। वो गैस क्लाउड जो आपको दिख रहा है वो हजारों लाखों लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। पहली बात तो बहुत बड़े बड़े वो गैस क्लाउड है, बहुत ज्यादा मास उसमें आ रहा है बहुत बड़े होने के वजह से। वरना अगर हम अभी अपने जहां हम बैठे हैं वहां पर मैं 1 मीटर क्यूब का कोई क्यूब लूं, उसके अंदर हवा के पार्टिकल देखूं तो अराउंड 10 की पावर 25 दिख जाते हैं। इतने हमारे एक 1 मीटर क्यूब में अभी गैस हवा के पार्टिकल होंगे, मगर नेबुला के अंदर अराउंड 10 की पावर 6 होते हैं। अंतर ये है, अगर मैं उसको 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करूं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में नेबुला गैस के सिस्टम में जाएंगे तो एक मिलेगा एटम, मतलब एक पार्टिकल मिलेगा। आप ऐसा वैक्यूम धरती पे बना नहीं पाओगे जैसा वैक्यूम वहां है। लेकिन कितनी पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट दिखती है कि ऑलमोस्ट मासलेस चीज है वो, मगर इतना बड़ा विशाल फैला हुआ है वॉल्यूम में कि ऑलमोस्ट मासलेस को अतः वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना मास मिल जाता है जो कि बहुत सारे सोलर सिस्टम्स बना दे, बहुत सारे सन्स बना दे। तो ऐसा वो नेबुला होता है। नेबुला ऐसा फैला हुआ गैस है, और वो जो गैस फैली हुई है उसके अंदर थोड़ी सी फिजिक्स ये आती है, सिंपल से हमने लॉ सेट कर दिए थे यूनिवर्स के फर्स्ट सेकंड में। ग्रेविटी नाम की चीज दे दी थी भैया, हमने थर्मल एनर्जी दे दी थी भैया, हमने सारे बाकी फंडामेंटल फोर्सेस दे दिए थे। होता ये है अगर मास है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ग्रेविटी का ये नियम है। तो यानी कि जो हमारे पास क्लाउड में बहुत सारे मास पार्टिकल है भैया, वो आना चाहेंगे पास, ठीक है, लेकिन कब पास आ सकते हैं ये सबसे बड़ी बात है। थर्मल एनर्जी नाम की एक चीज होती है, हम सबने पढ़ा हुआ है। थर्मल एनर्जी का मतलब क्या है, टेम्परेचर का मतलब क्या है, पार्टिकल बहुत तेजी से भाग रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सितारों का जन्म ठंडी जगह होता है। इस बात को सोचना जरा। सितारे जो कि सो कॉल्ड सबसे ज्यादा गर्म चीजें हैं, मतलब हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा गर्म क्या है, सन का कोर है। कितना गर्म चीज है वो सन तभी बन पाया जब ठंडे गैस के क्लाउड मिले, यानी कि 10 से लेकर 30 केल्विन के बीच में ही
अलाउ हो गया ग्रेविटी को कि अब तुम पार्टिकल को अपने पास ले आओ, वरना वो पूरा क्लाउड जो है ना उसमें रेडिएशन फैली हुई है, प्लाज्मा फैला हुआ है, हर कहीं जगह जगह ज्यादा मास है, कहीं जगह कम मास है, ऐसे मास डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। जहां ज्यादा मास है वो आसपास के क्लाउड को खींच रहा है, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो भागने लगेंगे पार्टिकल। तो इसलिए बहुत स्पेसिफिक जगह पर जहां पे टेम्परेचर कम है पार्टिकल पास आते हैं। अब जब पास आते हैं उनके अंदर रेडिएशन का अभी भी रेडिएशन के अंश बाकी है, फिजिक्स और अप्लाई होती है तो कोलिजन चालू हो रहे होते हैं, तब वो गर्म हो रहे होते हैं, मगर तब तक ग्रेविटी ने पकड़ लिया है और दबा दिया है, कोलैप्स हो रहा है। बहुत बड़े बड़े नेबुला के क्या नाम है गैस क्लाउड जब कोलैप्स करते हैं तो एक एक थोड़ी जगहों पर जहां पर उन्होंने अपने मास को कॉन्सेंट्रेट किया था, कोई प्लेनेट बन जा रहा है, कोई स्टार बन जा रहा है। पूरा का पूरा ये गैस का क्लाउड हमको एक जीता जागता सोलर सिस्टम पैदा करके चला जाता है। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि हम सब की एक्चुअल यूनिवर्स की जो माँ है, जिन्होंने हमको जन्मा है, वो नेबुला है। नेबुला के कोख में पैदा होता है संसार, एलिमेंट, हैवी एलिमेंट, सितारे, क्योंकि सितारे जब फटते हैं तब बाकी एलिमेंट निकलेंगे, उसमें हम स्टोरी में बाद में आएंगे। तो आप समझिए नेबुला जो ऑलमोस्ट वैक्यूम है, उसने किसी जगह पर मास को कंसंट्रेट किया। जब मास को कंसंट्रेट किया तब जाके थोड़े कोलिजन को बोला तू अच्छा अब कोलिजन कर। जैसे ही एटम्स बहुत सारे क्या नाम है कोलैप्स करते हैं, कुछ हिस्से में स्टार बन जा रहा है, कुछ हिस्से में प्लैनेट्स आ जा रहे हैं। इवेंचुअली बहुत हैवी एलिमेंट अगर होंगे तो प्लैनेट बन जाएंगे। जैसे हम अपने सोलर सिस्टम में कहते हैं कि जुपिटर जो है वो भैया बस 1 मार्क से हरा हुआ स्टार है। बिल्कुल वो है, वो बनना तो सितारा चाह रहा था, बन प्लैनेट गया। मान लीजिए जुपिटर जो है वो उसको चिंगारी दो वो आग पकड़ लेगा। एक मूवी आई थी शायद आई गेस वॉन्डरिंग अर्थ करके एक मूवी है, उसमें इस्तेमाल किया गया था कि अर्थ जा रही थी सोलर सिस्टम छोड़ के क्योंकि सन मर चुका था और वो जा रही थी, लेकिन जुपिटर का ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि उसको खींच रहा था अपने पास। तो उन्होंने क्या किया, बेसिकली उसमें बहुत बड़ी माचिस सिंबलाइजेशन है, उससे आग लगा दी जुपिटर के अंदर, तो उसने उसको रिपल किया और अर्थ वापस निकल गया। तो फेल्ड स्टार है वो। तो ऐसे ऐसे उन क्लाउड में ऑलमोस्ट मासलेस चीजों में जन्म पा जाता है संसार का सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सूर्य। सन मतलब स्टार्स जो होते हैं, ये ऐसी थोड़ी स्टोरी है। मगर ये इकलौता एक टाइप का नेबुला नहीं रहता, कई अलग टाइप के नेबुले भी होते हैं। नेबुले मतलब कि बहुत सारे नेबुला को प्लूरल को हम नेबुले कहते हैं। मगर ये क्या होते हैं, ये किस कदर काम करते हैं, ये किस कदर दिखते हैं, ये सब बातें जो है एक डॉक्टर अगर आपको बताएगा तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई चुपचाप दवाई देना है ना। तो मैं जो हूँ आपको इतना सा डोज देके चला जाता हूँ और काफी समय बाद हम भी खुश हैं, आप भी खुश होंगे कि हमारे मध्यम स्लो एक्सप्लेनर अंकित आपको एक बात समझाएंगे। बिल्कुल। तो देख सकते हैं कि आप आ चुके हैं अंकित साहब कहाँ से आए हैं? रोड चुरा के रोड चुरा के नहीं, अंकित साहब कहाँ से आए आप इनके कपड़े से जान सकते हैं। अच्छा। अंकित साहब आ चुके हैं बिहार से। तो इन कपड़े तो मैंने पुणे में ही लिए हैं। अंकित साहब का कलर कॉम्बिनेशन ऐसा है, और झूठ मत बोलना, कमेंट में बताना। अंकित साहब का बस अभी धड़ दिख रहा है, ये शर्ट में कुछ तो अजीब सा लग रहा था मुझे। तो अंकित बहुत दिनों बाद आप यहाँ पर आए हैं, अंकित वंडर्स वाई नाम से चैनल चल रहा है इनका, तो उस पर जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एनीवेज, तो हम बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब ने जो बोला कि डिफरेंट टाइप ऑफ नेबुला की बात करने वाले थे। उस समय मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ, मैं नेबुला इन जनरल बताया था, लेकिन नेबुला जो हम देखते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, वो मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो सबसे पहले होता है एमिशन नेबुला, एक नाम आता है। उसके बाद रिफ्लेक्शन नेबुला एक नाम आता है। उसके बाद एक नेबुला आ सकता है डार्क नेबुला, एक नाम आता है। और एक प्लेनेटरी नेबुला आता है, फिर सुपरनोवा वाला आता है, वो सब बात है। अंकित साहब बताएंगे कि वो उनमें डिफरेंस एटॉमिक स्ट्रक्चर में किस वे में उनको नाम दिया गया है। तो सबसे पहले अंकित साहब स्वागत है आप सबका, आपका फिर से सूफी तरह में है खांसी के बाद। ठीक है। तो एमिशन नेबुला जो है वो क्या है? एमिशन नेबुला में होता क्या है कि हम सबने पढ़ रखा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम। उसमें होता क्या है बेसिकली कि आसपास जो स्टार्स होते हैं तो यूवी रेज वगैरह इमिट करते हैं वो। तो जब एटम्स पे पड़ते हैं, हाइड्रोजन के एटम पे, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है, एक्साइट होता है। एक्साइट होकर जब वापस इलेक्ट्रॉन अपने जगह पे आता है तो कुछ वेवलेंथ इमिट करता है। हो सकता है वो विजिबल वेवलेंथ हो सकता है, इंफ्रारेड हो सकता है। तो जो वेवलेंथ इमिट होता है, इसके कारण जो कलर्स वगैरह आते हैं, इसके कारण हम उसे क्या बोलते हैं, इमिशन नेबुला। इसमें क्या होता है कि आपको अलग अलग एलिमेंट के वजह से अलग अलग कलर आपको देखने को मिलता है। जो हम नेबुला का पिक्चर देखते हैं अभी, कि कुछ ब्लू कलर होता है, कुछ आंख की तरह बोला जाता है कि आंख की तरह उसका स्ट्रक्चर होता है, गैसेज जो होता है वो आंख की तरह दिखाई देते हैं अलग अलग कलर की वजह से।
तो सबसे पहले जो कलर आता है वो आता है हाइड्रोजन की वजह से, जो कि आता है पिंकिश रेड टाइप का। वो जब एक्साइट होगा, एटम है डी एक्साइट होता है तो पिंकिश रेड कलर का वो शो करता है। सेकेंड आता है हीलियम, जो आपको येलो कलर दिखाता है। हीलियम जो कलर इमिट करता है वो आपको बता देता हूँ पहले वीडियो में ये बस, हमने बस। क्यों रखा हुआ था। ये अंकित साहब ने कहा था कि देखिए दिखने में बहुत सुंदर है, ये दिखता है टेस्ट ट्यूब की तरह है ना। तो आज ये वीडियो में रहेगा। यस, सॉरी बोल रहा है इसमें, ठीक है, बीकर की तरह थोड़ा सा है ना ऊपर से। हीलियम तो, होगा। हाँ, हीलियम पे हीलियम कैसा शो करता है कलर येलो। उसके बाद कुछ नाइट्रोजन भी हैं, अदर गैसेस प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। ऑक्सीजन जो होता है टील कलर शो करता है। इन बात ये तो फैक्ट्स हो गए कि ये कलर शो करता है, ये आपको पता होगा, ये आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। बात जब आती है डस्ट पार्टिकल पे, वहाँ पे चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती है। डस्ट क्या होता है कि डस्ट भी तो आपने पढ़ा होगा, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो डस्ट में भी तो एटम्स हैं। तो अभी क्या होना चाहिए, कोई कलर शो करना चाहिए, क्योंकि एक्साइट होगा, डी एक्साइट होगा। इन बात क्या है कि जो मैटर होता है, जो डस्ट होता है, वो एक एटम से नहीं बना होता। जैसे हाइड्रोजन की जब बात कर रहे थे या ऑक्सीजन की, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, 1 से 2 एटम साथ में रहेंगे। लेकिन जब डस्ट के आता है तो वहां पे करोड़ों एटम्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स में। अब जब करोड़ों एटम पे आप एक साथ यूवी लाइट दोगे, तो सारे के सारे एक्साइट होने की जगह वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन अपनी जगह वाइब्रेशन शो करने लगते हैं और फिर डी एक्साइट हो जाते हैं। तो इसके कारण से मतलब वो एब्जॉर्ब कर लेता है उस लाइट को। इसके कारण जहाँ पे भी डस्ट पार्टिकल होता है वहां पे आपको डार्क या ग्रे कलर दिखाई देगा। कुछ जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, है ना। जिसके कारण जो ब्लू नेबुला आप बता रहे थे वो ब्लू कलर आता है। ब्लू कलर आपने नहीं पढ़ा होगा, लाइट ज्यादा स्कैटर करता है ब्लू कलर का। इसी वजह से हमारे आसमान जो हमें दिन में नीला दिखता है, ये बचपन में बहुत लोगों का सवाल होता है, धरती नीली क्यों है, चलो उसमें पानी है, आसमान नीला क्यों है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल जो है वो स्कैटर कर रहा है सनलाइट को, और इस चक्कर में हमें ब्लू दिखता है। तो इसी वजह से ब्लू जो हमें इसका रिफ्लेक्टिंग नेबुला आपने बता दिया है, जो ब्लू काइंड ऑफ दिखता है, एक डार्क नेबुला जो भी मैंने बताया कि डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, लाइट को ना रिफ्लेक्ट करते हैं और ना ही वो इमिट करते हैं डी एक्साइटेशन के दौरान कोई वेवलेंथ, है ना, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं सिंपली उसे, है ना। जब करोड़ों एटम्स एक साथ रहोगे, साथ में इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसे एज आप समझो थर्मल वाइब्रेशन के तौर पे एब्जॉर्ब करके एक्साइटेशन और डिक्साइटेशन के प्रोसेस में नहीं जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे कोई भी विजुअल स्पेक्ट्रम या कोई भी वेवलेंथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब थोड़ा फिजिक्स के हिसाब से देखें तो जो लैटिस मान लीजिए जो भी है, उसके अंदर एटम पड़े हुए हैं, एक दूसरे से किसी ना किसी वे में कनेक्टेड है, उनके बीच में जो बॉन्ड है वो बेसिकली वाइब्रेट भी कर सकते हैं, आगे पीछे जा सकते हैं। तो वाइब्रेशन के अंदर, एटम्स के लैटिस के वाइब्रेशन के अंदर एनर्जी चली गई है। इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअली अपने शेल को छोड़ के एक्साइट और डी एक्साइट नहीं हो रहे, जिस चक्कर में एमिशन और एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है उस वे में, वो लैटिस के अंदर एनर्जी डाल दी गई है, जिस वजह से जो लाइट आ रही है उस नेबुला के थ्रू हम तक पहुंचा जा रही है। लाइट अब रुक जाएगी, पार नहीं कर पाएगी और हमें काला धब्बा दिख जाएगा, जैसे अंकित साहब ने बताया। लेकिन यहीं पे एक और सवाल उठता है कि आप अंधेरे में अगर देखो, है ना, मान लो कि जैसे व्योम ही है, अभी आप देख रहे हो कलरफुल दिख रहा होगा, ब्लू कलर की जीन्स, ग्रे कलर की टी शर्ट पहन रखी है इसने। लेकिन जब आप अंधेरे में देखो व्योम को, तो आप कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये किस कलर का। आपको ये दिखेगा कि हाँ कपड़ा पहन रखा है, लेकिन ब्लू कलर का जीन्स है, ये नहीं आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो फिर हम इतने काले आसमान में, स्पेस में कैसे देख पाते हैं कि नेबुला में कौन सा कलर है? अंकित साहब बोले तो ये बताएंगे। अंकित साहब बताइए। तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लो टेलीस्कोप है, मैं एक्स और वाई नाम दे रहा हूँ, है ना। एक्स और वाई आपको आइडेंटिफाई करना है वीडियो के एंड में, जो मैं पूछूंगा आपको खुद बताना है सुन करके। तो सबसे पहले क्या था, एक टेलीस्कोप मान लो एक्स, तो हमने टेलीस्कोप बनाया, उसमें देखा कि जो विजिबल लाइट का वेवलेंथ होता है हम उसे देखेंगे। तो फिर सवाल आता है कि सारे वेवलेंथ को हम एक साथ क्यों नहीं देख सकते? जब इतना करोड़ों खर्च करके हम टेलीस्कोप बना रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि सारे वेवलेंथ को हम एक साथ देख पाए। लेकिन ऐसा भी करप्शन होता होगा यार थोड़ा। करप्शन नहीं, आप ऐसा भी देख लो ना, अभी फोन के मॉडल पे अगर आप देखोगे तो कोई फोन होता है जो सिर्फ कैमरा स्पेसिफिक होता है कि उसमें कैमरा आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि उसकी बैटरी लाइफ उतनी अच्छी नहीं रहेगी। जैसे अंकित साहब ने जो क्या फोन लिया था, वो नाम नहीं बताऊंगा ब्रांड का, उसने बोला यार सुफियान बहुत अच्छी फोटो आती है, एकदम गोरा कर देता है मुझे। अरे बोला था मैं क्या करूं? अपने डिमांड के अनुसार लिया जाता है ना, आपकी क्या डिमांड है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन मोड कुछ तो है उसमें, पता नहीं, तो कुछ तो करता है। सैमसंग और एप्पल ओरिजिनल कलर शो करता है, ठीक है। फिर कुछ में होता है कि तो उसी अनुसार हम लोग टेलीस्कोप भी बनाते हैं कि आप सारी चीजें एक चीज में ही मिक्स करोगे ना, तो आप उतना अच्छा टेलीस्कोप बना नहीं पाओगे या उतने अच्छे से आप उसको एक साथ जोड़ नहीं पाओगे। तो
तो हमने क्या किया, पहला टेलीस्कोप मान लो एक्स, तो एक्स बनाया, उसमें हमने ऐसे सेंसर्स लगाए जो विजिबल वेवलेंथ को अच्छे से पकड़ पाएंगे, ठीक है। ओके। अब है कि अंधेरा है उधर, तो खैर वहाँ पे सेंसर्स यूज किया जाते हैं जो कि लॉन्ग एक्सपोजर के कारण आपको कलर कैच कर लेता है, जो भी कलर है, ब्लू कलर जैसे मैंने आपको बताया, रिफ्लेक्शन वाला, या फिर टील कलर ऑक्सीजन वाला, वो कैच करते हैं अच्छे से। लेकिन उसमें क्या हो रहा था ना कि बहुत सारे जैसे डस्ट पार्टिकल जो हुआ वहाँ पे, और भी कुछ मटेरियल है, उसके कलर के कारण वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था या क्लियर कलर नहीं दे पा रहा था। होता क्या है कि जो सेंसर होते हैं वो आरजीबी कलर कैच करता है। अगर 90% कलर उसमें रेड हो जाए, आप समझो कि नेबुला में 90% हाइड्रोजन ही होता है, तो हाइड्रोजन का कलर होता है पिंकिश रेड। अब कोई एलिमेंट मान लो नाइट्रोजन जो कि 0.1% अवेलेबल है, अब वहां पे अगर 90% कलर पिंकिश रेड है और 0.1% कोई कलर दिखा दिया नाइट्रोजन जो कि शायद रेड होता है, तो वो आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि 90% के चक्कर में वो आप छिप जाएगा आपकी आंखों से, तो वो कलर शो नहीं हो पा रहा था। तो हम एग्जैक्ट कंपोजिशन नहीं बता पा रहे थे नेबुला का, तो एक्स में ये कमी आ गई जिसने विजिबल वेवलेंथ को जो सेंसर पकड़ रहा था। वैसे कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना यार, मतलब यूनिवर्स के बारे में आप समझो, कैसे लॉ सेट होंगे, या फिर हमारी आंखें कैसी है, दुनिया कैसा है कि सिर्फ 3 कलर चाहिए, सिर्फ 3 RGB, जैसे अंकित ने बोला, रेड, ब्लू, ग्रीन। हाँ, ये तीनों कलर के कॉम्बिनेशन से अलग अलग इंटेंसिटी और अलग अलग उस चीज के करके हम बाकी सारे जितने भी बनाते कलर हैं। अवेलेबल है सब बना सकते हैं, जिसपे हमारे कैमरा चलता है। चलो ठीक है, मेरे पास महंगा कैमरा है आजकल ठीक है, मतलब कैमरा चलता है, जिसपे फोन चलते हैं, जिसपे कपड़े चलते हैं, जिसपे ऐसे कपड़े नहीं चलने चाहिए थे लेकिन चलते हैं, तो ये सब चीजें ठीक है। तो RGB कॉम्बिनेशन सब बन सकता है। कितना इंटरेस्टिंग है ये पार्ट। बता इसी बात पे कि येलो कैसे बना फिर। अरे ठीक है ना यार, छोड़ो ठीक यार। है चलो, हाँ। तो हम कहाँ थे, हाँ, टेलीस्कोप एक्स जो बनाया था उसने उसमें ऐसा ये किया, कमी कमी आ आ गई है ना, कि 90% कोई एक कलर है, 0.1% कोई समथिंग दूसरा कलर है, तो आप नोटिस नहीं कर पाओगे उसे, वो खो जाएगा उस भीड़ में। तो फिर इसको इम्प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, एक और टेलीस्कोप बनाया, सुपोजेट वाई में हमने क्या किया, इंफ्रारेड सेंसर्स लगाए। अब जब इंफ्रारेड सेंसर सब चीज को कैप्चर करेंगे तो आपकी आंखें तो देख नहीं पाएगी, क्योंकि आपकी आंख तो विजुअल स्पेक्ट्रम बस देख पाता है ना हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो सेंसर में होता क्या, फॉल्स मैपिंग की जाती है, फॉल्स कलरिंग बोलते हैं हम लोग, है ना, कलर का फॉल्स मैपिंग करते हैं उसमें। होता क्या है इंफ्रारेड सेंसर में, वो सारे इंफ्रारेड रेज जो भी आ रहे हैं उस नेबुला से, उसे एक्यूरेसी के साथ कैप्चर करता है। जैसे एक सेंसर है जो सिर्फ एक पार्टिकुलर वेवलेंथ को कैप्चर करेगा, मान लो उसमें हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा है तो वो हाइड्रोजन के रेज को सिर्फ अलाउ करता है। कुछ सेंसर जो है जो कि 10% हीलियम के अराउंड होता है, तो हीलियम के लिए एक अलग सेंसर उसमें लगाया हुआ रहेगा, तो ढेर सारे उसमें सेंसर लगाया जाता है जो कि इंफ्रारेड वेव को आते हुए वो कैप्चर करते हैं। फिर है कि हम उसे कैसे देखेंगे, है ना, तो इसके लिए यूज किया जाता है फॉल्स कलर मैपिंग। अब फॉल्स कलर मैपिंग क्या है, आप पढ़ोगे जब विजुअल स्पेक्ट्रम, तो विबग्योर जो वायलेट से रेड तक हम जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ते जाती है, तो सबसे लोएस्ट वेवलेंथ को हम लोग वायलेट से दिखाते हैं, सबसे ज्यादा वाले को रेड से दिखाते हैं। तो इंफ्रारेड वेव की जो भी वेवलेंथ आती है उसकी लोवेस्ट रेंज ओके, और जो लॉन्गेस्ट होता है वो हम रेंज निकालते हैं। लोवेस्ट वाले को हम वायलेट से दिखा देंगे, और जो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है ना, शॉर्टेस्ट को वायलेट से दिखा दिया, जो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है उसे हम रेड से मार्क करते हैं। अब इससे होता क्या है, पहली बात तो जो 0.1% रेज भी थे उसे वो टेलीस्कोप प्रोसेस करके आपको वो कलर शो कर देगा कि 0.1% यहाँ पे ऐसा, इसी तरीके से वो क्लाउड की तरह दिखता है ना। ओके। कि अगर वहां पे ब्राउन कलर भी आया तो ब्राउन कलर भी आपको दिखेगा, मान लो पीछे रेड कलर आया तो रेड कलर भी दिखेगा, उसके ऊपर अगर ग्रीन कलर है ग्रीन कलर भी दिखेगा, अगर वहां पे ब्राउन होता है तो ब्राउन भी वो आपको मिल करके दिखा देगा, वैसा बना देगा, वो प्रोसेसिंग होता है उसका। ठीक है, ये था टेलीस्कोप वाई की कहानी। अब आप मुझे बताओगे कि टेलीस्कोप एक्स और वाई में, है ना, जो कि 2 टेलीस्कोप है, मैं आपको नाम बताता हूँ। पहला था हबल टेलीस्कोप और एक हम लोग जानते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, JWST। आप मुझे बताओ टेलीस्कोप एक्स कौन सा है इसमें से, हबल और जेम्स वेब में से, और टेलीस्कोप वाई कौन सा है। ये करने का मुद्दा डेट भी प्रिडिक्ट कर सकते हो आप, जैसे ही जानोगे कौन पहले भेजा गया था तो आपको पता चल जाएगा कि ये पहले भेजा गया था, मतलब इसी में कमी होगी, और उसे इम्प्रूव करके हमने सेकंड वाला टेलीस्कोप भेजा था। तो आप कमेंट सेक्शन में इसको बता सकते हो। बेसिकली अंकित साहब का कहने का मतलब है थोड़ी एंगेजमेंट बढ़ाओ वीडियोस पे, लाइक कमेंट करो, क्या घंटी बजाओ, घंटी बजाओ,
तो शेयर करो ऐसी बात क्यों। देखो मैं कोई मंदिर का घंटा हूं क्या, कोई भी आगे बजा के चला जाता है। होता ये मैं आजकल नोटिस कर रहा हूँ ऐसी वीडियोस में यूनिक व्यूअर्स बहुत आ रहे हैं। सब्सक्राइब कर दोगे तो थोड़ा फायदा होगा, मतलब वीडियोस पहुंचते रहेगी। और देखो सब्सक्राइब से पैसे नहीं आते तो हैं। हमारी ऑडियंस ऑलरेडी बहुत कम है, मैंने भी बताया था है ना कि भाई गांव में जो साइंस की बातें बताते हैं वो पहुंच नहीं पा रही है गांव तक। तो बोलते हैं भैया अभी ना चाइना में ना आर्टिफिशियल सन बना लिया है। बताओ। तो भाई जब अभी आप फ्यूजन को नहीं समझ रहे हो तो फिर ये सारी वीडियोस को कैसे, तो ऑलरेडी हमारे ऑडियंस बहुत कम है। तो हमारी ऑडियंस मतलब बढ़े इसके लिए आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने देखते दोस्तों हैं के साथ जो भी है है। ना। तो ये सारी और इसमें एक नेबुला, प्लेनेटरी नेबुला बताने रह गया। प्लेनेटरी नेबुला का मतलब ये नहीं कि प्लेनेट ही है वो। होता क्या है देखो, नेबुला की डेफिनेशन के हिसाब से देखो, बेसिकली क्लाउड है वो, ठीक है। बहुत वैक्यूम सा क्लाउड है वो, जिसके अंदर एलिमेंट्स है, जैसे प्लाज्मा भी है, डस्ट भी है, ठीक है, ये सब है, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब ब्ला 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 सब है। होता क्या है, जब भी कोई सितारा होता है, सितारा जब है तो कोर कोलैप्स करता है। जब कोलैप्स करता है तो आउटर लेयर जो है वो छूट जाती है, वो नेबुला में बन जाती है। अच्छा, आउटर स्टार के सितारे के आउटर लेयर, ये देखो ये पैसे वाली बाइक है। अगर नहीं ये जो फटफटी मारता है ना बुलेट में, मैंने कितनी बार बोला कि भाई ऑटो ले लो, ऑटो सेम आवाज करती है एकदम सीएनजी वाली। तो अगर पहुंची नहीं हो तो आउटर लेयर, बेसिकली सितारे का आउटर लेयर निकल जाता है, और जो सितारा फिर उसको एनर्जी देता है, बहुत तगड़ी एनर्जी देता है। तो वो जो आउटर लेयर निकल रही होती है उससे जो नेबुला बनते हैं वो प्लेनेटरी नेबुला है। जैसे बहुत खूबसूरत नेबुला, आई गेस वही है वो जो हम देखते हैं कभी कभी फोटोज में, आंख दिखती है हमको एक नीले रंग की आंख की, स्पेस भी हमारे आंख की तरह ही बनी हुई है ऐसा। तो वो बेसिकली प्लेनेटरी नेबुला का ही है। और सुपरनोवा नेबुला अगर आप समझना चाहो तो भैया सिंपल सी बात है, सितारा बहुत ज्यादा थूक दिया उसने एनर्जी, सुपरनोवा कर दिया और छितार दिया सारा का सारा एलिमेंट। मतलब कि नेबुला में स्टार्स बनते भी हैं तो भी बनता है, मरते भी हैं तो भी नेबुला बनता है, मतलब दो रीजन हो सकते हैं। ये चीज जानने वाली बात है। इनिशियली जब यूनिवर्स ने नेबुला दे दिया, गैस दे दिया, उससे सितारे बने। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ज्यादा हो गया, सितारे बन गए वहां पे। क्यों बने सितारे? यूनिवर्स ने क्या खूब प्लानिंग की, मतलब नेबुला से स्टार्स बन गए, नेबुला स्टार बन गए। अब जो इनिशियली कंडीशन थी, जो नेबुला की इनिशियल कंडीशन थी दुनिया में, वो क्या थे? अरे हाँ, वो तो गया कनेक्ट, जैसे नेबुला था, ग्रेविटेशनल फोर्स बन गया तो वो स्टार्स बन गया, है ना। और अगर इसे फिर से फोड़ के वापस भेज दो, ऐसे चित्रा दो, तो फिर से नेबुला बन गया। लेकिन दोनों में अंतर क्या होगा? ये फैक्ट्री है, यूनिवर्स की सबसे बड़ी फैक्ट्री है जनरेशन की। स्टार कैसे नेबुला से स्टार बना, स्टार के अंदर हैवी एलिमेंट बने, जिस चक्कर में स्टार फूटा, तब हैवी एलिमेंट बिखर गए दुनिया में। उस हैवी एलिमेंट से मिलके जीव बने, जंतु बने, और सबसे बुरा जीव बन गया इस संसार में इंसान, जो कि सबसे ज्यादा तबाही मचा रहा है। तो हमारी खून में और कोई जीव मतलब अपने स्पीशीज को तो नहीं मारता है, सिर्फ इंसान ही कर रहा है जो अपने ही स्पीशीज को मारता है। अब इसमें भी कमेंट आएगा मजहब को लेके। अच्छा वो मुझे पता ना कहाँ तक वो इंसान क्या सोचते लोग, इंसान क्या जगह से बिलोंग कर रहा है, ऐसे लोग बोलेंगे। एनीवेज, तो आप इनफैक्ट सोचिए, आपके खून में जो आयरन मिला हुआ है, आपके खून में जो आयरन है, आपके हड्डियों में जो कैल्शियम है, वो इसलिए है क्योंकि कोई सितारा। तो कभी अगर इंसान अपने आप को हताश हो जाते जिंदगी में, निराश हो जाते जिंदगी से, तो समझिए यूनिवर्स बहुत बड़ा नहीं है। आप चलते फिरते यूनिवर्स की एक सबसे फाइन ट्यून्ड मशीनरी है, जिसको बनाने के लिए यूनिवर्स ने ना जाने कितने सितारे फोड़े। अच्छा, मतलब लेकिन ये मैं बोलना चाहूंगा, ये कितना बेसिक सा सवाल है ना, हमारे ब्लड में आयरन है, लेकिन हमारे बचपन में ये सवाल मेरे मन में तो बहुत आता था कि जब हमारे ब्लड में आयरन है तो उसमें जंग क्यों नहीं लगता, जबकि हमारे बॉडी में 25% वाटर है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन, मतलब इसका जब जवाब ढूंढने निकलो तो इसका भी एक लॉजिकल रीजन निकल के आता है। ऐसे ही कुछ भी नहीं मान लेना है कि खून में होता है आयरन और उसमें जंग नहीं लग सकती, है ना। जितना मुझे पता लग सकती है, लेकिन आपको उसके पीछे का रीजन जानो कि वो किस तरीके के कंपाउंड बना के रखे होते हैं, तो उसके पीछे एक लॉजिकल रीजन छुपा होता है। तो क्यूरियोसिटी शायद उसी को कहते हैं कि छोटे छोटे सवाल, जैसे पत्ते हरे क्यों हैं, अगर हरे हैं तो कहीं कहीं पे नीले कलर के पत्ते क्यों दिखते हैं। बेसिकली वो खून में जंग क्यों लगता है जो डार्क रेड आता है ना कलर, वो हमारे खून, जितना मैं पढ़ा हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में रहता है। हाँ, वो हल्का सा वो जंग का फॉर्म, उसमें ऑक्साइड होता, ऑक्सीडेट होता है, वो जिस चक्कर में वो डार्किश रेड पकड़ता है, ऐसा बोला था किसी ने, मैंने वीडियो देखी थी। अगर कंफर्म वो इंजेक्शन लेते हैं बाद में।
तो और कुछ बताना है अंकित साहब? नहीं नहीं, मुझे नहीं बताना, बस ये क्यूरियोसिटी के लिए बता रहा हूँ कि इतने छोटे सवाल भी जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। आप जानो उसके पीछे का रीजन। हम सब लेंस ही देखते हैं, तो लेंस के पीछे भी एक साइंटिफिक फॉर्मूला है, वो कैसे आया, क्या सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज करके बनाया जाता है, वो सब इम्पोर्टेंट होता है। आप जानो, खोजो उस चीज के, खोजो, देखो फिल्मी माँ का शो। हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है। नहीं, शो इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ ना, शो इसलिए भी देखो क्योंकि शो थोड़ा ना यूनिक है। अभी तक मैंने जितने भी शोज देखे हैं, या तो स्टैंड अप कॉमेडी होता है, या फिर उसमें आप समझो कि कुछ सीरियस बातें होती है, कुछ कहानियां सुनाई जाती है। ये शो थोड़ा सा तो अलग टाइप का है, और आपको ये चीज देख के फील होगा कि ये क्या स्टैंड अप कॉमेडी है कि क्या ये थिएटर है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें इसमें ऐसी उभर के आती है, वो इन बिटवीन आता है अचानक रैंडम से, और वो देख के लगेगा कि भाई ये स्टैंड अप कॉमेडी या शो थोड़ा सा अलग, कुछ तो नया बना है, पता नहीं क्या बना है, लेकिन अलग बना है, जो कि हम सब मिलके बनाएंगे। अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि अलग बना है तो टेस्ट खराब हो, बहुत अच्छा लगेगा। चलो फाइनली डॉक्टर साहब को बुलाते हैं। बहुत तारीफ कर दी अंकित साहब ने, बहुत दिनों मजा आ रहा है सुन के। मुझे जबरदस्ती वापस बुला लिया गया है जबकि सारी बातें कवर हो चुकी है। Why you do this, brother? अंकित को And where is my orange juice? जूस ले जाना था। तो आई होप आपको ऐसी वीडियोस हंसी मजाक में थोड़ी डिस्कशन अच्छी लगती हो, कि ताकि आप कहीं बेसिक अगर देखा जाए तो यार साइंस को हर जगह बात की जाए, इसी वे में ये चीजें चालू हुई थी, रैंडमली चालू हुई थी। हम तो स्टूडियो बनाने की सोच भी रहे थे, लोगों को पसंद नहीं आता कि यार यही बकेती दिखानी है बिल्कुल हंसी मजाक में। आई होप आपको ऐसे काइंड ऑफ डिस्कशन पसंद आ रहे होंगे, और जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जो कुछ कहना है? नॉट मच, यही कि जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब भी कर लो भाई। क्या कर रहा है यार? अरे दो तीन चीजें बस मैं आखिर में समझा देता हूँ जो रह गई बात करने का। तो जब कोलैप्स कर रहा होता है नेबुला स्टार सिस्टम, कोलैप्स कर रहा होता है, तो आप देखते हैं हर चीज में रोटेशन आती है। क्यों? सिंपल से ये बताना था मुझे कि अगर मान लीजिए अगर वॉल्टर लुइन के अगर आपने लेक्चर देखे हो, तो आप एक घूमते हुए टेबल पे बैठिए, अपने हाथ में 2 डंबल पकड़िए, दूर रखिए, पास लगिए, आप तेज घूमने लगेंगे। ऐसा ही होता है हर सोलर सिस्टम के अंदर। जो रोटेशन आया है इनिशियली, वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे आया है, क्योंकि पहले मैं जैसे बताया नेबुला में गैस क्लाउड बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं, ठीक है। जैसी कोलैप्स करता है, स्टार्स बनते हैं, तो डिस्टेंस कम हुआ, यानी कि आर जो फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेटिंग पॉइंट कम हुआ, यानी कि इनर्शिया जो एंगुलर मोमेंटम है उसको कंजर्व करने के लिए अगर इनर्शिया कम हो रहा है तो रोटेशन की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, जिस चक्कर में स्पीड तेज हो जाती है। और हर प्लेनेटरी सिस्टम में आप देखेंगे तो घूम रहा है, और इसलिए अलग अलग सोलर सिस्टम, अलग अलग गैलेक्सीज भी घूमती भी नजर आती हैं। यस। और क्यों हर गैलेक्सीज रैंडमली नहीं घूम पा रही है, उसका रीजन आता है डार्क मैटर से, डार्क एनर्जी से, डार्क वेब से। वो सारी बातें आती है, इसके ऊपर हम कई अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन ब्रह्मांड में असलियत फैक्ट्री की माँ जो हम सब की है, मैं कह सकता हूँ नेबुला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, थोड़ी लंबी हो गई होगी। धन्यवाद, जय हिंद।